दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जीवित प्राणी प्रजातियां नियम 2024 अधिसूचित किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 जारी किया। भारत में 17वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया। विधि आयोग ने ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर अपनी 289वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज केयर इकोनॉमी अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जीवित प्राणी प्रजातियां रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 अधिसूचित किए। इन नियमों को वन्य जीव अधिनियम WPA 1972 की धारा 63 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये WPA 1972 की धारा 49M के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। धारा 49M की बात करें तो ये किसी व्यक्ति द्वारा उन जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों के अपने कब्जे में रखने, स्थानांतरण करने और जन्म के पंजीकरण एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग का प्रावधान करती हैं, जो CITES साइट्स के परिशिष्टों या WPA 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। इस धारा को वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से जोड़ा गया था। मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। किसी पशु प्रजाति को अपने कब्जे में रखने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन। प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकरण कराना होगा। जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण। प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे ऐसी प्राणी प्रजाति की संतान के जन्म की रिपोर्ट करनी होगी तथा 7 दिनों के भीतर इसके पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिस व्यक्ति के पास किसी प्राणी प्रजाति के होने का पंजीकरण है, उसे ऐसे प्राणी के किसी अन्य को हस्तांतरण करने के बारे में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट करनी होगी। इसमें जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कैप्टिव ब्रीडिंग में शामिल लोगों के लिए स्टॉक का रखरखाव, किसी प्राणी प्रजाति के भागने की सूचना देना आदि शामिल है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES साइट्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रशासित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 1973 में अपनाए गए एक संकल्प के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था और ये 1975 में लागू हुआ था। इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत सहित इसके 184 पक्षकार हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ऐसी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। साथ ही ये पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और CITES साइट्स के परिशिष्ट 1, 2 और 3 उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें अति दोहन से बचाने के लिए अलग अलग स्तरों पर व विविध प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 और CITES साइट्स पर भी एक नजर डालते हैं। 2022 के संशोधन में CITES साइट्स को लागू करने की व्यवस्था की गई है। WPA की अनुसूची 4 में साइट्स के अंतर्गत सूचीबद्ध पादपों और जीवों के नमूने शामिल हैं और ये प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने हेतु प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान भी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की। गौरतलब है कि यह एडवाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जारी की गई है। यह अलग अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधित गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर बल देती है। एडवाइजरी जारी करने के पीछे रहे कारण की बात करें
तो बेटिंग या गैम्बलिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के प्रत्यक्ष रूप से या सरोगेट विज्ञापन के जरिए एंडोर्समेंट यानी समर्थन के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सरोगेट विज्ञापन एक ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं। चलिए अब एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ऐसी गतिविधियों के किसी भी विज्ञापन या एंडोर्समेंट की सख्त निगरानी की जाएगी जो किसी कानून के तहत प्रतिबंधित है। बेटिंग और गैम्बलिंग के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों की भी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इन लोगों में निर्माता, विज्ञापन देने वाले, प्रकाशक, मध्यवर्ती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंडोर्स करने वाले आदि शामिल हैं। इसमें भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 के पालन पर भी बल दिया गया है। ये दिशा निर्देश किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रतिबंधित उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बात करें तो इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य एक वर्ग या श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उन अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होता है। साथ ही उसकी मदद के लिए निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त होते हैं। शक्ति और कार्य के बारे में बात करें तो इसमें कई बातें शामिल हैं, जैसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, शिकायतों पर कार्यवाही या अभियोजन शुरू करना और असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से वापस लेने का आदेश देना आदि। आइए अब भारत में बेटिंग और गैम्बलिंग के विनियमन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सूची की प्रविष्टि 34 और प्रविष्टि 62 में कराधान के उद्देश्य से इसे शामिल किया गया है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 नामक पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बेटिंग और गैम्बलिंग से निपटने के लिए अपने अपने अलग कानून बनाए हैं। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के सरोगेट विज्ञापनों सहित अन्य विज्ञापनों पर 2023 में एडवाइजरी जारी की थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS 2023 जारी किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े संकेतकों का अनुमान लगाना है। इन संकेतकों में शामिल है श्रम बल भागीदारी दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, बेरोजगारी दर UR आदि। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक समय अंतराल पर रोजगार और बेरोजगारी के मुख्य संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। PLFS में शामिल मुख्य संकेतक हैं श्रम बल भागीदारी दर LFPR। ये कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR ये कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है। और तीसरा बेरोजगारी दर यानी UR ये श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। कार्यकलाप की स्थिति ये तय संदर्भ अवधि यानी रेफरेंस पीरियड के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। संदर्भ अवधि में सर्वे वाले दिन से पहले की तारीख में कार्य की स्थिति को शामिल किया जाता है। सामान्य स्थिति कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है।
PLFS 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो श्रम बल भागीदारी दर 2021 में 55.2% थी, जो साल 2023 में बढ़कर 59.8% हो गई। इसके तहत साल 2021 में पुरुषों की कुल संख्या 77.4% थी, जो साल 2023 में बढ़कर 78.3% हो गई। वहीं महिलाओं की कुल संख्या साल 2021 में 32.8% थी, जो साल 2023 में 41.3% बढ़ गई। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत में 17वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया। यह बायोक्यूरेशन सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि बायोक्यूरेशन का तात्पर्य जैविक विज्ञानों से संबंधित सूचनाओं के डेटाबेस या संसाधनों में कलेक्शन, क्यूरेशन और इंटीग्रेशन से है। इसका आयोजन भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी IBDC ने किया था। आपको बता दें कि IBDC भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए स्थापित की गई पहली राष्ट्रीय रिपोजिटरी है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT द्वारा समर्थित है। इस सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी का विकास बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री द्वारा संचालित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैव अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण से है। इसमें जैविक संसाधनों से संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार भी शामिल है। बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यह उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इसमें प्राकृतिक और इंजीनियर्ड दोनों जैविक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से जैव सामग्रियों का उत्पादन किया जाता है। इन सामग्रियों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव और कोशिका संवर्धन। बायो फाउंड्री एक अत्याधुनिक सुविधा है। यह उभरती जैव अर्थव्यवस्था के लिए अन्वेषण और बायो इंजीनियरिंग में तेजी लाने हेतु एक मंच उपलब्ध करवाता है। यह डिजाइन बिल्ड टेस्ट लर्न यानी DBTL चक्र की प्रणाली पर आधारित है। इसके महत्व की बात करें तो यह जैव अर्थव्यवस्था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायो एग्री इनपुट जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करेगी। आपको बता दें कि यह वर्तमान उपभोग आधारित विनिर्माण पद्धति को निम्न अपशिष्ट और पुनर्चक्रण आधारित विनिर्माण पद्धति से बदल देगी। अब चलिए जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। अंतरिम बजट 2024-2025 में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, बायो स्टार्टअप्स, बायो इंक्यूबेटर्स और बायो क्लस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 जारी की गई है। इसके अलावा जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान यानी IBSD ने जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन 2016 शुरू किया है और अंत में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 2017 शुरू किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। विधि आयोग ने ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर अपनी 289वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे पहले साल 2017 में कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने ट्रेड सीक्रेट्स अधिनियम और आर्थिक जासूसी अधिनियम को लागू करने की संभावना की जांच करने के लिए विधि आयोग को एक संदर्भ यानी रेफरेंस भेजा था। ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें तो ये गोपनीय सूचना वाले बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जिन्हें बेचा जा सकता है या संबंधित प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नई व्यवस्था है। वहीं आर्थिक जासूसी इसके अंतर्गत किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से जानबूझकर गोपनीय जानकारी हासिल करना शामिल है। यह जानकारी आर्थिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक हो सकती है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर कानून बनाने की जरूरत क्यों है। कानून बनाने से सीमा पार उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इससे MSMEs और स्टार्टअप्स के रचनात्मक संसाधनों एवं बौद्धिक पूंजी की रक्षा की जा सकती है। इससे रक्षा, परमाणु, दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रकों को आर्थिक जासूसी से बचाया जा सकेगा।
इस कदम से मौजूदा अलग अलग कानूनी फ्रेमवर्क को समेकित किया जा सकेगा और इससे निश्चितता और बेहतर अनुपालन भी सुनिश्चित होगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में। ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी के लिए अलग अलग कानून बनाए जाने चाहिए। हालांकि वाणिज्यिक जासूसी प्रस्तावित ट्रेड सीक्रेट्स अधिनियम के दायरे में आएगी। न्यायिक व्याख्या की संभावना के लिए ट्रेड सीक्रेट्स की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इससे उभरते पहलू और उद्योग भी कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर आ सकेंगे और साथ ही विसल ब्लोअर्स, अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग आदि के लिए अपवाद की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आखिर में ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में ट्रेड सीक्रेट्स के दुरुपयोग की समस्या के समाधान हेतु कोई एकल कानून नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 दोनों कानून संविदात्मक मामलों पर लागू होते हैं। आईपीसी 1860 के तहत इस कानून में चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि से संबंधित धाराएं हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। ये संहिता आईपीसी 1860 की जगह लेगी। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज केयर इकोनॉमी, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में CII को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केयर इकोनॉमी में ऐसे सभी पारिश्रमिक और बिना पारिश्रमिक वाले श्रम व सेवाएं शामिल हैं जो सभी प्रकार के देखभाल कार्यों में सहयोग करते हैं। इनमें घरेलू कार्य, बच्चों और बुजुर्गों जैसे परिवार के सदस्यों की देखभाल करना अथवा बीमार या दिव्यांग जनों की देखभाल करना शामिल है। भारत में केयर इकोनॉमी पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, चलिए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की जनांकीय संरचना में 2020 से 2050 के बीच अधिक बदलाव का अनुमान है। इस अनुमान के अनुसार कुल आबादी में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। ऐसे में उनके देखभाल की मांग में भी वृद्धि होगी। आश्रित आबादी की देखभाल का बच्चों पर अधिक बोझ होगा। इसके साथ ही बिना पारिश्रमिक वाले घरेलू और देखभाल कार्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक भागीदारी होती है। एक अनुमान के अनुसार इन कार्यों का आर्थिक मूल्य GDP के लगभग 15% से 17% के बराबर है और अंत में केयर अवसंरचना में निवेश से व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अब चलिए केयर इकोनॉमी इकोसिस्टम के निर्माण के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक, इसमें सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, पालना घर, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि। निजी क्षेत्रक, इसमें देखभाल के लिए निजी स्वामित्व वाली सुविधाएं शामिल हैं, जैसे बच्चों और आश्रित वयस्कों के लिए केयर सेंटर्स, आश्रितों की घर पर ही देखभाल के लिए पर्सनल केयर प्रोवाइडर्स और अंत में समुदाय आधारित संगठन, समुदाय द्वारा संचालित देखभाल सेवाएं, क्रय संचालक आदि। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो इसमें 5 स्तंभ को शामिल किया गया है। पहला है मातृत्व और पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करने के लिए MSMEs या स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के रूप में मदद दी जानी चाहिए। साथ ही इन्हें बाजार से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। दूसरा है बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी NGO तथा स्वयं सहायता समूहों यानी SHG को सब्सिडी दी जानी चाहिए। तीसरा है केयर अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है देखभाल कार्यों में लगे कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना चाहिए। और अंत में बेहतर देखभाल सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रक कौशल परिषद जैसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, डेटा के संग्रह पर ध्यान देना चाहिए आदि। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है गोविंद बल्लभ पंत। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बात करें तो वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। चलिए अब उनके योगदान की बात करते हैं। उन्होंने सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आदि आंदोलनों में भाग लिया था। इसके साथ ही ये काकोरी केस 1925 में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों के वकील बने थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कई निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। हिंदी को केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की राजभाषा बनाने में योगदान भी दिया था। उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम श्री गोविंद बल्लभ पंत जी से करुणा, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में पाइन नीडल्स यानी चीड़ के वृक्ष की नुकीली पत्तियों से ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की जाएगी। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ कॉस्मेटिक यानी प्रसाधन उत्पादों में बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन पाए गए हैं। ये सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर रंगहीन या हल्के पीले रंग का तरल रसायन होता है। लेबनान में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया है कि शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथास्थिति को बदलना होगा। हाल ही में सैंडोज को पहले और एकमात्र डिनोसुमैब बायोसिमिलर के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हाल ही में यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 20वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें अमेरिका और भारत ने हिंद प्रशांत के भीतर साझा सुरक्षा हितों के लिए GCTF में सहयोग करने पर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को भारतीय नौसेना में INS जटायु के रूप में शामिल किया गया है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। हाल ही में CCI ने वैश्विक टर्नओवर, प्रतिबद्धता और निपटान से संबंधित 3 विनियमों को अधिसूचित किया है। इन्हें प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अधिसूचित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप व पुरस्कार प्रदान किए। ये अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य और नाटक में सर्वोच्च उपलब्धि के प्रतीक हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।